सोचिए, आपने साल 1955 में एक फ्लाइट पकड़ी और अपनी घड़ी देखी, सब नॉर्मल था। लेकिन जब आपका प्लेन लैंड हुआ तो दुनिया बदल चुकी थी और साल चल रहा था 1997। जी हाँ, एक ऐसा विमान जिसने उड़ान तो भरी लेकिन जमीन पर उतरने में उसे 42 साल लग गए। आखिर कहाँ था पैन एम फ्लाइट 914? उन 42 सालों तक क्या वो हवा में गायब हो गया था या फिर समय के किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जहां से लौटना नामुमकिन था? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह सच्ची कहानी विज्ञान और कुदरत के सारे नियमों को चुनौती देने वाली है। साल था 1955, तारीख थी 2 जुलाई। यह एक आम और बेहद खूबसूरत सुबह थी। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि वे पैन एम फ्लाइट 914 में सवार होकर अपनी छुट्टियों का मजा लेने फ्लोरिडा की मियाजी जा रहे थे। इस विमान में कुल 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स यानी कुल 61 लोग सवार थे। विमान का मॉडल डगलस DC-4 था, जो उस जमाने का एक भरोसेमंद और दमदार प्लेन माना जाता था और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर N2914P था। कॉकपिट में बैठे थे बेहद अनुभवी पायलट कैप्टन चार्ल्स टेलर, जिनके पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव और लगभग 10,000 घंटे का फ्लाइट रिकॉर्ड था। और उनके साथ थे एक युवा को पायलट जुआन, जो अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दौर में थे। सुबह ठीक 10 बजे इंजनों की गड़गड़ाहट के साथ प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और देखते ही देखते हवा में ऊंचा उड़ गया। पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट ढीली करके रिलैक्स हो गए और बच्चे खिड़की से बादलों को देखकर खुश हो रहे थे। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनकी यह खुशियां भरी उड़ान एक खौफनाक सपने में बदलने वाली है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही प्लेन बादलों के बीच गायब हो गया। जहां तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। टेक ऑफ के करीब 40 मिनट बाद जब प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर क्रूज कर रहा था, अचानक फर्स्ट क्लास केबिन से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। 3 आदमी जो अब तक आम यात्री बनकर बैठे थे, अचानक अपनी सीटों से खड़े हो गए और उन्होंने हथियार निकाल लिए। वे हाईजैकर थे। प्लेन के अंदर का सुकून भरा माहौल पल भर में दहशत में बदल गया। बच्चे रोने लगे और लोग अपनी जान की भीख मांगने लगे। हाईजैकर्स ने कॉकपिट का दरवाजा तोड़ दिया और कैप्टन टेलर के सिर पर बंदूक तान दी। उन्होंने रूट बदलने का हुक्म दिया। इसी हाथापाई और अफरा तफरी के बीच एक हाईजैकर के बैग में रखा था एक अजीब सा केमिकल कैनिस्टर, जिसे शायद वो ब्लैकमेलिंग के लिए लाए थे। गलती से लीक हो गया या फट गया। देखते ही देखते पूरे कैबिन में एक सफेद दम घोटने वाला धुआं फैलने लगा। ये कोई मामूली धुआं नहीं था, बल्कि एक बेहद तेज बेहोश करने वाली गैस थी। वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए ये गैस सेकंड्स में पूरे प्लेन में फैल गई। पायलट, क्रू और सारे पैसेंजर्स जो कुछ पल पहले तक अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, एक एक करके अपनी सीटों पर लुढ़कने लगे। कैप्टन टेलर ने ऑक्सीजन मास्क पहनने की कोशिश की, लेकिन गैस का असर इतना तेज था कि उनके हाथ वहीं धम से गिर गए। अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ यह विमान एक गोस्ट प्लेन बन चुका था। अंदर 61 लोग मौजूद थे, लेकिन सबके सब गहरी नींद या बेहोशी की हालत में। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर था, लेकिन हाथापाई के दौरान नेविगेशन सिस्टम में हुए बदलाव के कारण यह मियाजी जाने की बजाय अटलांटिक महासागर के ऊपर एक अनजान दिशा में बढ़ने लगा। घंटों बीत गए। प्लेन अपने आप आसमान का सीना चीरते हुए उड़ता रहा, लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। फ्यूल इंडिकेटर लाल निशान पर आ चुका था और वार्निंग लाइट कॉकपिट में ब्लिंक कर रही थी, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई होश में नहीं था। शाम ढल रही थी और प्लेन के इंजन अब खांसने लगे थे। सबसे पहले बाई तरफ के इंजन ने काम करना बंद कर दिया, जिससे प्लेन एक तरफ झुक गया, लेकिन ऑटो पायलट ने उसे सीधा करने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद दाएं इंजन भी शांत हो गया। इंजनों का वो भारी शोर अचानक बंद हो गया और वहां सिर्फ हवा के चीरने की आवाज रह गई। अब ये प्लेन उड़ नहीं रहा था, बल्कि एक विशाल कागज की पतंग की तरह ग्लाइड कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण उसे धीरे धीरे नीचे समुद्र की तरफ खींच रहा था। बादलों को चीरते हुए जब प्लेन नीचे आया तो नीचे सिवाय गहरे नीले पानी के कुछ नहीं था। मौत एकदम सामने थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी सामने धुंध में लिपटा एक वीरान हरा भरा द्वीप दिखाई दिया। प्लेन बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। लैंडिंग गियर या पहिए नहीं खुले थे, इसलिए अब बैली लैंडिंग ही एकमात्र रास्ता था।
प्लेन समुद्र के किनारे उथले पानी और रेत की तरफ बढ़ा। जैसे ही प्लेन का निचला हिस्सा पानी और रेत से टकराया, एक जबरदस्त झटका लगा। चिंगारियां उड़ी, प्लेन का एक डैना पत्थर से टकरा टूट गया और प्लेन घिसकता हुआ जंगल के किनारे जा रुका। यह क्रैश बहुत भयानक था, लेकिन चमत्कारिक रूप से प्लेन के टुकड़े नहीं हुए और उसमें आग नहीं लगी। क्रैश के उस जबरदस्त झटके और प्लेन के टूटे हुए हिस्सों से अंदर आई तेज हवा ने बेहोशी के गैस का असर कम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों को होश आने लगा, लेकिन यह होश किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सिर में भयंकर दर्द और शरीर में चोटों के साथ जब पैसेंजर्स की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को टूटी हुई सीटों के बीच पाया। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। 61 लोगों में से 24 लोग, जिसमें कुछ बुजुर्ग और हाईजैकर्स भी शामिल थे, इस क्रैश में अपनी जान गंवा चुके थे। जो 37 लोग जिंदा बचे थे, वे लड़खड़ाते हुए इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकले। बाहर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मियामी के खूबसूरत एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि एक सुनसान जंगली टापू पर थे, जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। एक तरफ विशाल समुद्र की लहरें जो डरा रही थी, तो दूसरी तरफ घना जंगल जहां से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। कैप्टन टेलर ने रेडियो चेक किया, लेकिन वह पूरी तरह डेड हो चुका था। उनके पास न खाना था, न पानी, और ना ही किसी को पता था कि वे दुनिया के किस कोने में है। एक पल में उनकी लग्जरी लाइफ एक सर्वाइकल बैटल में बदल गई थी। लोगों को समझ आ गया था कि शायद अब उन्हें यही मरना है। रोते हुए बच्चे, घबराए हुए बड़े, सब बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। शुरुआती 48 घंटे किसी नर्क से कम नहीं थे। जो पानी और स्नैक्स प्लेन में बचे थे, वो पहले ही दिन खत्म हो गए। अब चारों तरफ सिर्फ खारा समुद्र था, जिसे पिया नहीं जा सकता था। दिन हफ्ते और हफ्ते महीने में बदल गए। इन सभ्य शहरी लोगों को पूरी तरह बदलना पड़ा। बर्गर और पिज्जा खाने वाले लोग अब जिंदा रहने के लिए कच्ची मछली, केकड़े और जंगल के चूहे खाने को मजबूर थे। शुरू में उन्हें उल्टी हुई, घिन आई, लेकिन पेट की आग ने सब कुछ भुला दिया। उन्होंने प्लेन की सीटों के कवर और तारों से मछली पकड़ने के जाल और शिकार के लिए भाले बनाए। इंसान की फितरत है, मुसीबत में या तो वो बिखर जाता है या निखर जाता है। अराजकता से बचने के लिए उन्होंने अपना एक छोटा सा संविधान बनाया। एक काउंसिल बनाई गई, जिसमें कैप्टन और कुछ समझदार लोग शामिल थे। यहाँ पैसे, गहने या बैंक बैलेंस की कोई कीमत नहीं थी। जो शिकार कर सकता था, जो पानी ला सकता था, वही सबसे अमीर था। उन्होंने प्लेन के मलबे को अपना घर बना लिया। प्लेन की बॉडी को बारिश और धूप से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों के पत्ते और लकड़ियों से उसके ऊपर एक विशाल छत बनाई। वे जानते थे यह प्लेन ही उनकी एकमात्र उम्मीद है, इसलिए उन्होंने इंजनों पर जानवरों की चर्बी पोत दी ताकि खारे पानी की हवा से उसमें जंग ना लगे। इस दौरान कई पुराने साथी जो बीमार पड़े या बूढ़े हो गए थे, हमेशा के लिए सो गए। दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट सालों पहले खत्म हो चुकी थी। अब जंगल की जड़ी बूटियां ही उनका सहारा थी। एक बुजुर्ग गायत्री को पेड़ पौधों का ज्ञान था। उन्होंने ही सिखाया कि कौन सा पत्ता घाव भरता है और कौन सी जड़ बुखार उतारती है। उन्होंने प्लेन से थोड़ी दूर एक कब्रिस्तान बनाया, जहां अपने साथियों को दफनाया जाता था। लेकिन जहां मौत थी, वहां जीवन भी था। वीरान टापू पर नए बच्चों का जन्म हुआ। कुल 11 बच्चे वहां पैदा हुए। इन बच्चों ने कभी स्कूल, टीवी, गाड़ी या शहर नहीं देखा था। उनके लिए न्यूयॉर्क या फ्लोरिडा बस दादा दादी की कहानियों में बसा एक जादुई लोक था। वो जन्म से ही शिकारी थे, जंगल की आवाजें पहचानते थे। लेकिन 15 साल बीतने के बाद एक समय ऐसा आया जब उम्मीद दम तोड़ने लगी। डिप्रेशन ने सबको घेर लिया। उन्हें लगने लगा कि दुनिया उन्हें भूल चुकी है और अब यही टापू उनकी कब्र बनेगा। कई लोग हताश होकर समुद्र के किनारे घंटों बैठे रहते थे, बस क्षितिज को ताकते हुए कि शायद कोई जहाज दिख जाए। लेकिन वहां सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। करीब 20 साल बीतने के बाद जो मुख्य इंजीनियर थे, वो काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्हें एहसास हुआ अगर उनके ज्ञान के साथ वो मर गए तो यह प्लेन हमेशा के लिए कबाड़ बन जाएगा। उन्होंने द्वीप पर जन्मे और बड़े हुए नई पीढ़ी के नौजवानों को प्लेन की मैकेनिज्म सिखाना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी फ्यूल। प्लेन का असली ईंधन दशकों पहले सूख चुका था। तब इंजीनियर ने एक ऐसा दिमाग लगाया जो अविश्वसनीय था। द्वीप पर गन्ने और स्टार्च वाले जंगली आलू की भरमार थी। उन्होंने फर्मेंटेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके शराब यानी इथेनॉल बनाना शुरू किया। यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। साल दर साल बूंद बूंद करके उन्होंने सैकड़ों गैलन इथेनॉल जमा किया
और उसे कई बार फिल्टर किया ताकि वो इंजन में जल सके। साथ ही प्लेन उड़ाने के लिए रनवे चाहिए था। घने जंगल में रनवे बनाना नामुमकिन सा काम, लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबने मिलकर पत्थर के औजारों से पेड़ काटे और जमीन समतल की। यह काम 5 साल तक चला और आखिरकार उन्होंने पत्थरों और मिट्टी का एक 1000 फीट लंबा उबड़ खाबड़ रनवे तैयार कर लिया। यह सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि आज़ादी की तैयारी थी। अब वे आज़ादी के करीब थे, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क बाकी था। प्लेन पुराना था और रनवे बहुत छोटा। इंजीनियर ने तय किया कि प्लेन का वजन कम करना होगा। उन्होंने प्लेन के अंदर की हर वो चीज उखाड़ फेंकी जिसे उड़ने में जरूरत नहीं थी। बाथरूम फिटिंग्स, सजावटी सामान, भारी पैनल, सब बाहर फेंक दिया गया। प्लेन अंदर से एक खोखले टीन के डब्बे जैसा हो गया, जहां बैठने के लिए जमीन पर चटाइयां बिछाई गई। टायर्स पूरी तरह गल चुके थे, इसलिए उन्होंने पेड़ों से निकलने वाले रबड़ और जानवरों की खाल की कई परतें चढ़ाकर देसी टायर बनाए। 1985 में उन्होंने पहली बार इंजन टेस्ट किया। जैसे ही इथेनॉल से चलने वाला इंजन स्टार्ट हुआ, एक धमाका हुआ और वो फेल हो गया। सब रो पड़े, लेकिन इंजीनियर के बेटे ने हार नहीं मानी। उसने मिक्सर में बदलाव किया। फिर 1985 में ही दोबारा ट्राई। पैन एम 914 एक बार फिर आसमान में था। मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर जब अचानक एक अज्ञाना पुराना विमान दिखा तो हड़कंप मच गया। बिना किसी आधुनिक ट्रांसपॉन्डर के यह भूतिया विमान मियामी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा। जब उसने लैंडिंग की तो एयरपोर्ट पर सन्नाटा छा गया था। पुलिस और एम्बुलेंस ने उसे घेर लिया। जब दरवाजा खुला तो दुनिया ने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। 1955 के वो लोग जो बूढ़े हो चुके थे और उनके साथ आदिमानवों जैसे दिखने वाले नौजवान, सब एक दूसरे का हाथ थामे बाहर निकले। वो अपनी ही दुनिया में अजनबी थे। उनके परिवार वाले, जो उन्हें 4 दशक पहले मरा हुआ मान चुके थे, दौड़ते हुए आए। वो मिलन इतना भावुक था, वहां मौजूद हर पुलिस वाले और डॉक्टर की आंखों में आंसू थे। 42 साल, एक द्वीप और इंसान की कभी न टूटने वाली हिम्मत। पैन एम 914 की ये कहानी आज भी ये साबित करती है, अगर उम्मीद जिंदा हो तो इंसान मौत को भी हरा सकता है। दोस्तों, पैन एम 914 की ये कहानी हमें सिखाती है इंसान की इच्छा शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। अगर इस कहानी ने आपके आंखों में आंसू ला दिए या आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही और भी सच्ची, रहस्यमयी और सर्वाइकल स्टोरीज आप तक लाती रहूं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।